नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा। उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा मामले में गठित जांच न्यायिक आयोग के सदस्यों ने जांच शुरू की। दिल्ली की अदालत ने जबरन वसूली के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। इस साल नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए हुआ। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदला। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स में और महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने खिताब जीते। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत में देश की ताकत का दोहन करे। श्री मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन दिवस पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 दिन के सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को भी कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देश के नायकों के साथ अन्याय किया गया है। नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि ये देश की अंतरात्मा पर आघात है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह और अन्य गुमनाम नायकों के सर्वोच्च बलिदान पर टिकी है। श्री धनखड़ ने इतिहास की पुस्तकों में कुछ राष्ट्रीय नायकों की अनदेखी की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। Our history books have done injustice to our heroes. Our history has been manipulated and doctored, created a monopoly of few that they gained us independence. It is unbearable pain on our conscience. It's a burden on our soul and heart. And I'm sure we have to bring about big change. गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीएसएफ के जवानों ने देश के सम्मान और महत्वाकांक्षाओं की रक्षा पूरी दृढ़ता के साथ की है। श्री शाह ने कहा कि उनकी वीरता और बलिदान प्रेरणा का अमर स्रोत है। गृह मंत्री ने कर्तव्य की राह पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में संभल में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के सदस्यों ने आज जांच शुरू की। राज्य सरकार ने हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। इस आयोग का गठन हिंसा की जांच के लिए किया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मियों सहित लगभग 25 अन्य घायल हो गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जबरन वसूली और गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ कथित संबंधों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त संजय कुमार सैन ने कहा
कि अपराध शाखा ने जांच के दौरान नरेश बालियान और लंदन में गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ऑडियो क्लिप बरामद करने के बाद ये गिरफ्तारी की है। वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के गठजोड़ का साक्ष्य, जो दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश में छुपकर बैठे इन गैंगस्टर्स के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस की कार्यवाही जारी है, उसका एक फोकस इनके मददगारों का यहाँ पता लगाना भी है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की रंगदारी मामले में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वे कल दिल्ली पुलिस आयुक्त से मिलकर नरेश बालियान मामले की गहन जांच की मांग करेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। उधर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के कारण खामियाजा उठाना पड़ा था। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना से इंकार कर दिया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए पूर्ण और बिना शर्त समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला कल तक कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाल के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का झूठा दावा करने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के बारे में झूठे, अप्रमाणित और निराधार दावे किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और इसे वाईफाई या ब्लूटूथ सहित किसी भी नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह इस वर्ष नवंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये पिछले साल नवंबर में 1,68,000 करोड़ रुपए था। अक्टूबर में सकल जीएसटी संग्रह 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। जीएसटी संग्रह में यह बढ़ोतरी घरेलू बिक्री में वृद्धि और नियमों के बेहतर अनुपालन से हुई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए इस वर्ष अक्टूबर महीने में करीब 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन किए गए। ये एक ही महीने में किए गए सर्वाधिक लेन देन है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से अक्टूबर में लगभग 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पिछले वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में 45% की वृद्धि को दर्शाता है। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने न केवल वित्तीय लेन देन को तेज, सुरक्षित और सहज बनाया है, बल्कि व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है। इसके चलते देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख बाजारों सहित संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में यूपीआई के चालू होने से भारत के भुगतान इंटरफेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गति मिली है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज विश्व एड्स दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। श्री नड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर में कहा कि केंद्र सरकार ने एचआईवी सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने टेस्ट और ट्रीट पॉलिसी पर अमल शुरू किया है और इसका परिणाम यह है कि अब देश में एड्स से होने वाली मृत्यु में 79% की कमी आई है। मेडिकल क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इस बीमारी की सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी दवा बनाने में कामयाबी हासिल की है। देश में 17,30,000 ज्ञात संक्रमितों में से अब 95% मरीजों की न केवल पहचान कर ली गई है, बल्कि उनका उपचार भी चल रहा है। श्री नड्डा ने उम्मीद जताई कि 2030 तक भारत इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया है। तूफान के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और कमजोर होकर अगले 12 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु में दबाव के क्षेत्र में बदल जाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के कारण पुदुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि पुदुचेरी में पिछले 24 घंटे में 3 दशकों में सबसे अधिक 48.37 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। एक रिपोर्ट। पुदुचेरी के कई इलाकों में भीषण जलभराव के कारण सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया है और सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF बचाव अभियान चला रहे हैं। पुदुचेरी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए लगभग 120 राहत केंद्र बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत केंद्र के रूप में नामित किया गया है। सरकार ने कल पुदुचेरी के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की है। पेड़ों के उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई हैं। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। नागालैंड का अत्यधिक प्रतिष्ठित 25वां हॉर्नबिल उत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। इस उत्सव की औपचारिक शुरुआत नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा घंटा बजाकर की गई। एक रिपोर्ट। नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागा पारंपरिक गोंग बजाकर किया। नागालैंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित भी किया। 4 भागीदार देशों के राजदूतों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं पद्म भूषण, ग्रैमी और ऑस्कर विजेता AR रहमान ने अपने गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव में नागालैंड की संस्कृति, परंपरा और विरासत का प्रदर्शन किया जा रहा है। असोनुओ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। इस बीच नागालैंड ने आज अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। 1963 में आज ही के दिन नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि कल संपन्न हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के तीसरे चरण के दौरान कुल 1 करोड़ 30 लाख प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। ये अभियान 1 नवंबर से शुरू हुआ था। और अब खेल खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की PV सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को लगातार गेम में हराकर लगभग 28 महीने बाद कोई खिताब हासिल किया। पुरुष सिंगल्स का खिताब भारत के लक्ष्य सेन ने जीता। फाइनल में लक्ष्य ने सिंगापुर के जिया हैंग जेसन ते को आसानी से मात दी। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता, जबकि पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। उधर सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन के बीच छठी बाजी भी ड्रॉ रही। 46वीं चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। गुकेश और लिंग के अब एक समान 3-3 अंक हैं। चैंपियनशिप में कुल 14 बाजियां खेली जानी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और AI के कारण उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने को कहा। उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा मामले में गठित जांच न्यायिक आयोग के सदस्यों ने जांच शुरू की। दिल्ली की अदालत ने जबरन वसूली के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। इस साल नवंबर में GST संग्रह 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए हुआ। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदला। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स में और महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।